नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम फिर से बात करेंगे समास की। समास में हम पढ़ रहे थे समास के भेदों के बारे में, और उसमें से हमने एक भेद ऑलरेडी पढ़ लिया था, और वो कौन सा था? तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास के बारे में हमने पढ़ा था। तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। जिस तरह से समास के 6 भेद होते हैं, उसी तरह से तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। और अगर आपने वो वीडियो, मेरे 2 वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड 2 वीडियो अगर आपने नहीं देखे, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ ही आप मेरे चैनल पर जाकर भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमें पढ़ना है समास के भेद। और भेदों में से, जैसा मैंने आपको बताया कि हम तत्पुरुष समास को, इसके भी 6 भेद होते हैं, इनको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो 6 भेद होते हैं, इनको हम डिस्कस कर चुके एक सेपरेट वीडियो में, वहां से आप देख सकते हैं, क्योंकि तत्पुरुष समास बहुत बड़ा होता है। अब इससे आगे हम आज बात करेंगे द्विगु समास की। द्विगु समास में हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे हमको समझ में आएगा? देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा कि द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक और दूसरा पद अर्थात जो उत्तर पद होता है वह समूहवाचक होता है। जैसे देखिए, संख्यावाचक, संख्या कौन सी होती है? 1 2 3 4, इस तरह से ये हमारी क्या होती है? ये हमारी संख्या होती हैं। तो आपने देखा कि संख्यावाचक अर्थात संख्या को बताएगा। क्या करेगा कि जो द्विगु समास है, इसकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि इसका जो पहला पद होता है अर्थात जो पूर्व पद होता है, वो क्या होता है? संख्यावाचक होता है। पूर्व पद, ये देखिए, पूर्व पद क्या हो जाएगा? संख्यावाची हो जाएगा। और दूसरा पद समूह या समाहार भी इसको लिखते हैं। क्या लिखते हैं? समाहार। या तो आपको ये पहचान करनी है कि पहला पद संख्यावाचक होता है, तो अगर आप केवल यहीं पर रुक जाएंगे कि पहला पद संख्यावाचक होता है, और आपने आंख बंद करके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया आंसर कि भाई ये तो द्विगु समास पढ़ाया था टीचर ने, ऐसा नहीं है। आपको दूसरे पद का ध्यान रखना पड़ेगा कि दूसरा पद समूह लिखा होगा उसमें या फिर समाहार होगा। जब आप उसका विग्रह करेंगे, तो जो समस्त पद होगा उसका अगर विग्रह करेंगे तो समूह या समाहार आना चाहिए। केवल संख्यावाचक देखकर आप नहीं कर सकते। संख्यावाचक तो दूसरे जो संख्या आएगी किसी भी चीज में, अगर संख्या आ गई किसी शब्द में, वो संख्या किसी और भी समास में जा सकता है, वो एग्जाम्पल। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। अब जैसे कैसे, जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा, दोपहर। दोपहर ये समस्त पद है हमारा, अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए, दोपहर का समूह, क्या? दो पहरों, पहरों लिख देते, पहरों का समूह। अब आपने विग्रह किया तो क्या हो गया? अब जब समूह क्या हो गया, क्योंकि दो से एक से अधिक चीज हो गई तो वो क्या बन जाएगी? समूह बन जाएगी। तो आपने देखा, दो पहरों का समूह। दोपहर कहते हैं ना हम, एक सुबह का पहर मिलता है, एक शाम का पहर मिलता है। दोनों पहर जिस जगह पर मिले, मिड में, बीच में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? दोपहर। क्या बोलेंगे? तो इसको, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? दोपहर। तो हमारा ये समस्त पद कौन सा बन गया? दोपहर। अब दो क्या आ गई? संख्या आ गई। तो देखिए, दो पूर्व पद क्या हो गया? पूर्व पद अर्थात पहला पद, तो पहला पद क्या आ गया? संख्या आ गई। लेकिन दूसरा पद क्या आना है? समूह जरूर आना है। तो आप ऐसे भी विग्रह कर सकते हैं। दोपहर का विग्रह कैसे कर सकते हैं? दो पहरों का समाहार या दो पहरों का समूह, आप ऐसे भी विग्रह कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने दूसरा भी एग्जांपल लिखा, इसलिए कि टाइम वेस्ट ना हो और वीडियो ज़्यादा बड़ी ना बन जाए, इसलिए मैंने ये सब लिखा। अदरवाइज मैं आपको एक एक एग्जाम्पल से भी समझा सकती थी। अब देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या है? त्रिफला। दूसरा मैंने एग्जाम्पल लिखा, त्रिफला। अब त्रिफला का अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 फलों का समाहार। क्या? 3 फलों का समाहार या समूह, कुछ भी लिख सकते हैं आप। समाहार हमने विग्रह कर दिया, 3 फलों का समाहार। तो 3 क्या आ गया? 1 2 3 4, मैंने क्या बताया? संख्या बताई। तो 1 2 3 4 संख्या आ गई। तो 3 फलों का समूह अर्थात 3 संख्या तो आ गई। अब 3 देखा और आपने द्विगु समास लिख दिया, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल बेवकूफ़ी हो जाएगी, और वो बेवकूफ़ी हमें करनी नहीं है बिल्कुल भी। तो हमें क्या देखना है? हमने विग्रह करना है, और उसके बाद हमारा समूह या समाहार आएगा। दूसरा पद हमारा, दूसरा पद अगर हमारा, या उत्तर पद या दूसरा पद समूह या समाहार आना चाहिए, तभी हमारा द्विगु समास होगा। तो यहाँ पर क्या आ गया? देखिए, 3 फलों का समूह। 3 कैसे होता है? त्रिफला चूर्ण आप खाते ना, जब कॉन्स्टिपेशन हो जाता है या कुछ भी, ऐसे कहते हैं कि बहुत मोटे हो गए भाई, त्रिफला खाइए, त्रिफला चूर्ण खाइए, ऐसा बाबा रामदेव बताते हैं। तो मैं नहीं बता रही, हाँ ऐसा होता है, पर मैंने भी सुना है, मैं भी मानती हूँ इस चीज़ को। लेकिन क्या बाबा रामदेव करते हैं ना, करने से होता है। तो क्या हुआ कि आप जब फल ये खाएंगे त्रिफला चूर्ण, तभी आपको कुछ
आपको फ़ायदा मिलेगा, कहने का मतलब ये। तो करने से होगा ना, तो यहाँ पर भी आपको जानना पड़ेगा। तो तीन फलों को पीस कर वो चूर्ण बनाया जाता है, त्रिफला चूर्ण। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, तो समूह बना दिया ना उन सब चीज़ों का। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अब आपको बाबा रामदेव की बात से ये ध्यान रखना है कि द्विगु समास में दूसरा पद क्या होता है, समाहार या समूह होगा। इसी तरह से देखिए चारपाई, चारपाई क्या, चार पायों का समूह। चारपाई आपने देखी नहीं, सबके घर में होती है, आप सोते होंगे बड़े आराम से। चारपाई ही होती है वो, एक पाया दो पाया उसके ऊपर फिर वो सोने की जो भी चीज़ होती है वो टिकी होती है। तो आपने देखा चारपाई क्या हो गया, चार पायों का समूह या चार पायों का समाहार। तो अब आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे और भूलना भी नहीं चाहिए, मुझे भरोसा है कि आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो द्विगु समास हमारा क्लियर हो गया, बस इतना ही याद रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, बस इतना ही पढ़ना है आपको और फिर आपको याद रह जाने वाला है। अब देखिए द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान, और बीच में क्या लगा होता है, योजक। और योजक चिन्ह कैसा होता है, ऐसा होता है। देखिए योजक चिन्ह लगा होता है। अब मैं यहाँ पर बताती हूँ, देखिए अब यहाँ पर हमने क्या लिखा है, मैंने एग्जाम्पल लिखा माता पिता, मैंने एग्जाम्पल लिखा था माता पिता, और माता पिता के बीच में क्या लगा है, जो ये जो निशान लगा है इसको कहते हैं हम योजक चिन्ह। क्या कहेंगे, योजक चिन्ह। और अगर हम इसका विग्रह करते हैं, तो विग्रह करते तो ये हो जाएगा माता और पिता। तो इस माता और पिता, इस योजक चिन्ह की जगह पर कौन सी विभक्ति छिपी होती है, ये वाली और विभक्ति छिपी होती है। तो आपको अब इसको भी आपने ऐसे ही देखा और क्या कर दिया, आपने सीधे सीधे लिख दिया। अभी देखिए आप यहाँ पर देखेंगे ना, यहाँ पर भी मैंने योजक चिन्ह लगाया। तो केवल यही इसकी पहचान नहीं है, मैं बताती हूँ आपको क्या पहचान है। अब देखिए माता पिता, इसमें क्या लिखा है, देखिए द्वंद्व समास में मैंने लिखा दोनों पद प्रधान होते, अर्थात माता भी प्रधान और पिता भी प्रधान। यहाँ पर तो द्वंद्व चलता है। द्वंद्व हमारे मन में क्या होता है, विचारों का, ये करूँ ये ना करूँ, ये करूँ ये करूँ, कैसे करूँ, ये वाला जो विचार चलते हैं ना हमारे मन में, इसको कहते हैं द्वंद्व। मेरे मन में विचारों का द्वंद्व चल रहा है। तो इसी तरह से समास में क्या हो गया, द्वंद्व समास में हम डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सा पद प्रधान है, पहला पद या दूसरा पद। अब यहाँ माता पिता लिखा, अगर पिता को बड़ा कह दिया ना आपने तो माता खाना नहीं देंगी, और अगर माता को बड़ा कर दिया तो पिता कहेंगे भाई मैं पैसे ही नहीं कमाता हूँ, देख लो आप कैसे जियोगे, मैं तो नहीं पाल रहा आपको। तो अब यहाँ पे बड़ी कसमकस है, बड़ा द्वंद्व है, बड़ी परेशानी है कि अब हम क्या करें, किसको बड़ा माने। तो हमने क्या किया, दोनों को प्रधान मान लिया, भाई दोनों को प्रधान मान लिया। तो क्या हुआ, हमारे तो द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं और बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। और जब हम विग्रह करेंगे तो कौन सी विभक्ति निकल कर आएगी, और, हमेशा और आती है। अब इसकी एक पहचान और है, अब आपने ये देखा योजक चिन्ह देख लिया और देख लिया भाई हो गया हमारा, ऐसा नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। अभी आपको क्या देखना है, ये दोनों जो पहला पद होता है और ये दूसरा पद जो होता है, ये दूसरे दोनों के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, अर्थात विलोम होते हैं। क्या होते हैं, अर्थात विलोम होने चाहिए। ये एक ही जैसे शब्द रिपीट नहीं कर सकते आप। माता माता नहीं लिख सकते, माता बीच में योजक लगा फिर माता लिख दिया, वो तो गलत हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ना गाँव गाँव, अभी आ रहा है ये एग्जाम्पल, अभी समझाती हूँ आपको, लास्ट में आपको कंक्लूजन भी बताऊंगी मैं। तो आपने समझा कि द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, बीच में योजक चिन्ह लगा रहता है, और अगर हम उस समस्त पद का विग्रह करेंगे तो हमारा जो योजक चिन्ह होगा उसकी जगह और होगा, और विभक्ति आ जाएगी हमारी। और क्या होगा, हमें ये भी देखना पड़ेगा, मेन पहचान है इसकी, दोनों पद प्रधान तो हैं लेकिन एक दूसरे के विपरीत होने चाहिए। देखिए मैंने लिखा माता पिता, दिन रात, दिन का उल्टा क्या होगा, दिन का विलोम क्या होगा, रात, ठीक है। ऐसे श्याम का श्वेत। तो इस तरह से आपने देखा कि ये उल्टे शब्द यहाँ पर होते हैं, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। और धीरे 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 करने से सब कुछ होता है, ऐसा बाबा रामदेव कहते हैं। तो करते करते रहेंगे हम, प्रैक्टिस करते रहेंगे और हम सीखते रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम अव्ययी भाव समास। आई होप कि आपको ये समास पसंद आ गए होंगे और समझ में भी आ गए होंगे, ठीक है। पसंद तो आ ही जाएंगे क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ। अब देखिए अव्ययी भाव समास में हम क्या करते हैं, पहला पद अव्यय होता है। अव्यय आपको मैंने पढ़ाया, ऐसे शब्द जो लिंग वचन काल के आधार पर बदलते नहीं हैं, वैसे के वैसे ही रहते। आप उसको स्त्रीलिंग के साथ प्रयोग कीजिए, आप उनको प्रयोग पुल्लिंग के साथ कीजिए, एक वचन के बहुवचन के किसी के भी साथ प्रयोग कर लीजिए, या वो वाले शब्द ऐसे के ऐसे रहेंगे, बदलेंगे नहीं। अव्यय अव्यय, खर्च नहीं होते, व्यय नहीं होते, खर्च नहीं होते, ऐसे के ऐसे जमा रहते, अर्थात वो बदलते ही नहीं है। तो ये मेरे कहने का मतलब है। तो ठीक है, इसमें क्या होगा, पहला पद अव्यय होगा और उससे जो शब्द बनेगा वो भी पूरा का पूरा शब्द अव्यय ही होगा। जैसे मैंने लिखा यथा संभव, क्या यथा संभव, अगर हम इसको क्या करेंगे, इसका हम विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा संभव
है ना, यथासंभव संभव के अनुसार, ठीक है, यानी कि हमारी शक्ति के अनुसार, यथासंभव यानी कि शक्ति के अनुसार। और ऐसे ही देखिए दूसरा है क्या, प्रतिवर्ष। प्रतिवर्ष में देखो प्रत्येक वर्ष क्या हो जाएगा, इसका विग्रह क्या हो जाएगा, प्रत्येक वर्ष। अब देखो यथासंभव शब्द था, ये भी अगर आप कैसे भी यूज कर ले, एक वचन में, बहुवचन में, स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में, बदलने वाला नहीं है, ऐसे ही रहने वाला ये शब्द। तो ये शब्द भी अभिकारी कहलाएगा, प्रतिवर्ष भी अभिकारी कहलाएगा। और जो मैंने ये जो लिखा ना गांव गांव, ये भी अव्यय कहलाएगा। अभी मैं बताती हूँ इसको, प्रत्येक वर्ष, ठीक है, इसका अगर प्रतिवर्ष का विग्रह करेंगे, हम समास विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा प्रत्येक वर्ष, ठीक है, प्रत्येक वर्ष। अब हमने विग्रह करा और ये क्या हो गया कि ये प्रतिवर्ष हो गया, ये भी अभिकारी शब्द है, ये सारे अभिकारी शब्द हैं। तो ये प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक और वर्ष दोनों ही पद जो है वो क्या है, अव्यय है। इसका यही पहचान है कि अभिकारी शब्द ये होते हैं। जैसे यथा शब्द भी अभिकारी हो गया और संभवी अभिकारी हो गया। गांव गांव, गांव गांव क्या है, ये भी शब्द अभिकारी है, अव्यय है। और इससे जो शब्द बना वो भी गांव गांव, यानी कि प्रत्येक गांव। गांव गांव का विग्रह क्या हो जाएगा, प्रत्येक गांव। तो फिर क्या हो जाएगा कि हम ऐसे बोलते हैं ना कि हमने तो गांव गांव जाकर क्या किया, कुछ भी किया, मतलब सम्मेलन किया या कुछ भी किया, गांव गांव जाकर, यानी कि प्रत्येक गांव जाकर। अब आप समझे। अब देखिए यहाँ पर एक कंफ्यूजन था ना, द्वंद्व समास में मैंने यहाँ पर देखिए बताया कि यहाँ पर भी योजक चिन्ह और यहाँ पर भी योजक चिन्ह और यहाँ पर भी योजक चिन्ह। लेकिन मैंने आपको पहचान बताई ना, द्वंद्व समास में दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, उल्टे यानी कि विलोम होते हैं। लेकिन ये गाँव गाँव एक दूसरे का विलोम है क्या, नहीं, विलोम नहीं है। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, बस ये ध्यान रखना है कि अभिकारी शब्दों अव्यय समास में भी ऐसे शब्द आते हैं जिनमें योजक लगे होते हैं, लेकिन वहां पर उसी तरह का शब्द रिपीट होता है, अर्थात वही शब्द फिर से उसकी पुनरावृत्ति होती है। और जो द्वंद्व समास होता है उसमें वो दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं।